में आई। उन्हें देखते हुए उसे वो समय याद आया जब वो इन ब्लू रोसेस को देखने के लिए पागल रहती थी और अगर उसे यह फूल कहीं दिख जाए तो वह बस उन फूलों को निहारती रहती थी। पर आज उसे इन फूलों को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वह अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और उस गुलदस्ते में निकालकर उसे पढ़ने लगी। पिछले 2 दिनों से करण प्राची को उसके पसंदीदा फूलों के गुलदस्ते भेज रहा था और उसके सबसे पसंदीदा फूल ब्लू रोसेस के गुलदस्ते में उसके लिए एक नोट लिखकर भेजा करता था। हर एक नोट में प्राची के लिए एक नई शायरी लिखी हुई रहती थी और आखिर में सबसे नीचे एक ही रिक्वेस्ट लिखा हुआ करता था जिसे प्राची हर बार ठुकरा दे रही थी। प्राची ने उस नोट को पढ़ना शुरू किया। मिली थी तुम मुझसे जिस कहीं, तब से चाहा है तुम्हें हर पल, मेरे दिल ने किया है ये कबूल, सांसों में तुझे पाने का है सुरूर, याद दिलाने मेरी आशिकी जिसे जाए ना तू भूल, भेजा है इस दीवाने ने अपनी चाहत के लिए फूल। ये सब पढ़ते ही प्राची के हाथ से वह नोट गुस्से में प्राची से नीचे लिखी हुई लाइन से किया करता लाइंस ज्यादा लग रही। उन्होंने लिखा आखिर रिक्वेस्ट को ठुकरा, ज्यादा नहीं मान रहा हूँ तो ये तो मेरे रिक्वेस्ट को मान लो, मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत लो अदरवाइज यू विल रिग्रेट बेबी। प्राची ने उस नोट को पूरी तरह से फाड़ दिया और गुस्से में उस गुलदस्ते को अपने कमरे में रखे हुए डस्टबिन में फेंक दिया। प्राची बहुत गुस्से में थी। उसे करण से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। उसने कहा आन है ये करण, एक बेगुनाह की जान लेने के बाद वह चैन से सांस ये कैसे ले। सूरज के परिवार से माफी मांगने की जगह वह मुझे अपने साथ कॉफी पीने की है धमकी दे रहा है। ठीक है करण सिंघल, तुम्हें कॉफी पीनी है ना, मैं पिलाऊंगी तुम्हें कॉफी, वहीं पर जो तुम जैसे गुनहगारों का घर है। भले ही सूरज का परिवार तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा पर मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा दिलवा कर लूंगी। प्राची ने बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। उसने हल्के हरे रंग की प्लेन सूट और सफेद रंग की सलवार पहनी हुई थी जिस पर उसने सफेद रंग का दुपट्टा अपने गले से ओढ़ लिया था। उसके बाल खुले हुए जो कि शैम्पू करने की वजह से और भी लहरा रहे थे। चेहरे पर सादगी और कानों में छोटी छोटी सफेद बूंदे। उस सिंपल लुक में प्राची रोजाना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना पर्स लिया और कमरे से बाहर निकल गई। प्राची के नीचे आने पर सीमा जी का ध्यान उस पर पड़ा। उन्होंने खाना गैस पर चढ़ा दिया था और लिविंग रूम में सोफे पर खाना पकने का इंतजार को बाहर जाते देख उन्होंने कहा प्राची बिना खाना खाए कहाँ जा रहा हो। प्राची ने सोचा ही नहीं था कि बाहर जाने के बारे में वह अपनी माँ को आकर कहा वो मेरी दोस्त सिद्धि है ना, अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है तो मैं बस उसी से मिलने जा रही हूँ। सीमा जी ने कहा ठीक है चली जाना पर पहले खाना तो खा ले, बस थोड़ा सा इंतजार कर खाना बनने ही वाला है। प्राची ने हड़बड़ाते हुए कहा माँ मैं सिद्धि के साथ ही खा लूंगी, वैसे भी हम लोग कैफे में मिल रहे हैं। इससे पहले कि सीमा जी कुछ कहती प्राची उन्हें बाय बोलकर तेजी से घर के बाहर आकर उसने प्राची से झूठ बोलना था पर इस वक्त उसे यही करना सही लग रहा था। घर से कुछ दूर चलकर उसे ऑटो रिक्शा मिल गया। उसमें बैठकर वह अपने निर्धारित रास्ते पर चल पड़ी। प्राची ने ऑटो से बाहर निकलने को पैसे दिए के बाद मुड़ी जहाँ उसे जाना था। उसने एक गहरी सांस ली और सामने की पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को देखने लगी। वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि आज तक उसने पुलिस स्टेशन में कभी भी कदम नहीं रखा था। उसने अपने आप से कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा कर रहूंगी करण। प्राची ने दोबारा एक गहरी सांस ली और पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। प्राची का कॉलेज जिस इलाके में था वो उसी इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। शहर के बड़े इलाकों में से एक होने के कारण यहाँ की पुलिस स्टेशन अच्छी खासी बड़ी थी। आते ही प्राची सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। सच नहीं आ रहा रिपोर्ट लिखवाने के लिए ने देखा कि कांस्टेबल ढेर सारी डाले हुए वहां था। प्राची ने कहा एक्सक्यूज मी, मेरे चेहरे तक फाइल्स की भंडार होने की वजह से उस कांस्टेबल को लिखने में परेशानी हो रही थी। उसने जैसे तैसे सीखते हुए पूछा जी मैडम कहिए। प्राची ने विनम्रता से कहा मुझे FIR लिखवानी है, क्या आप बता सकते हैं मुझे किनके पास जाना होगा। उस कांस्टेबल ने कहा देखिए मैडम ऐसा है कि इस वक्त सभी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप एक काम कीजिए वहाँ बेंच पर बैठिए, हम फाइलों को रख देते हैं, ये आप कंप्लेन लिख लेंगे। ये तो कांस्टेबल वहाँ से प्राची गई। के बाद वहाँ एक 10-11 साल का लड़का एक हाथ में चाय के हाथ में के गिलास लिए प्राची के पास। उसने प्राची से चाय पियोगी। प्राची ने उसे बुलाकर कहा से कुछ दूर बैठे थे रहे कांस्टेबल ने थोड़े ऊंचे आवाज में कहा अरे चल रहा है, जल्दी से पहले मंजिले आज आए हैं, आपके साथ बैठ यहाँ पर खड़ी से पूछकर अंदर समझा जल्दी जा। तू वहां से चला गया। भी वहां बैठे हुए इंतजार कर होने के कारण एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए थे। कमरे की दूसरी तरफ प्राची के ठीक ऑपोजिट साइड दूर एक स्टेशन पर बैठा हुआ था। देखकर कि उसकी उम्र 24-25 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके टेबल पर रखी हुई नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा हुआ था सब इंस्पेक्टर शिवम सिंह। क्या उसके सामने जिनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो दोनों काफी परेशान, वो दोनों इंस्पेक्टर फरियाद कर रही थी। फरियाद इंस्पेक्टर शिवम ने पीठ टिकाते हुए कहा मत कीजिए इस बात को। अच्छा बात सुनकर उनमें से एक लड़की बोली सर आपने लड़कों को गिरा आपने नहीं छोड़ दिया। उसी तरह आराम फरमाते हुए कहा उन्हें मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। उन लोगों के खिलाफ आप लोगों से बदसलूकी करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था ना, इसलिए सबूत तो एक बहाना था। इंस्पेक्टर शिवम की असली मजबूरी ये थी कि उन लड़कों ने उसे रिश्वत अभी उसे सब इंस्पेक्टर बने हुए एक साल पर अभी से ही लेना शुरू कर दिया था। सर प्लीज आप उन
गिरफ्तार कर लीजिए। उन लोगों की कॉलेज जाना भी मुश्किल। उन लोगों को रिपोर्ट लिखवाने की वजह से उन लोगों ने हमें हमारी इज्जत लूटने की धमकी दी है। सामने बैठी दूसरा इन दोनों से कुछ कहने ही वाला की नजर सामने बैठी हुई लड़की से होती पड़ी। प्राची को देखते ही उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया था। इस वक्त प्राची बड़ी ही मासूमियत से सभी पुलिस कर्मचारियों की गतिविधियों को देख रही थी। इंस्पेक्टर शिवम ने अपने सामने से गुजर रही कांस्टेबल को रोकते हुए कहा, अरे हरीश बाबू जरा सुनिए तो। कांस्टेबल हरीश वही कांस्टेबल था जिसने प्राची को बैठने और उसका इंतजार करने के लिए कहा था। उसने शिवम के पास आकर पूछा, हाँ जी सर कहिए। इंस्पेक्टर शिवम ने उसे हाथ से इशारा करते हुए अपने चेहरे के करीब बुलाया। हरीश उसके करीब झुका तो शिवम ने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, वह जो सामने के बेंच पर लड़की बैठी है उसका क्या मसला है। हरीश ने पहले एक बार सीधे खड़े होकर प्राची की तरफ देखा और फिर वापस शिवम की तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, सर वह लड़की कंप्लेन लिखवाने आई है। मैं बस जा ही रहा था उसकी कंप्लेन लिखने के लिए। शिवम ने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उनका प्रॉब्लम हैंडल करूंगा। तभी सामने बैठी हुई पहली लड़की ने कहा, सर आप प्लीज जल्दी से जल्द कोई एक्शन लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। उन्हें गिरफ्तार करवाए बिना हम घर नहीं जाएंगे। उनकी बातों से चीर कर शिवम ने कहा, आप दोनों ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। एक तो आजकल की लड़कियों का मुझे कुछ समझ नहीं आता। पहले तो खुद ही अपना अदाएं दिखाकर लड़कों को फंसाती और जब लड़का उन्हें हल्का सा छू दे तो चली आती है पुलिस स्टेशन हमारा सिर दर्द बढ़ाने के लिए। शिवम की ऐसी नीच बातें सुनकर कांस्टेबल हरीश और वो दोनों लड़कियां बहुत हैरान थी, पर उसका गुस्सा देखते हुए किसी ने भी कुछ न कहना ही सही समझा। शिवम ने कहा, आप दोनों यही चाहती हैं ना कि वो लड़की गिरफ्तार हो जाए, तो ठीक है हरीश बाबू अपने साथ और 2-3 कांस्टेबल लेकर इन दोनों मैडम के साथ जाए और उन लड़कों को पकड़ कर लाइए। हरीश ने कहा, जी सर जैसा आप कहे, चलिए आप दोनों हमारे साथ। इतना कहकर जा ही रहा था कि तब रोकते हुए कहा, और हाँ उनको यहाँ हमारे पास भेज दीजिए। शिवम ने प्राची की तरफ इशारा किया। ठीक है सर। इतना कहकर हरीश प्राची के पास गया। प्राची उसे खुद के पास आते देख खड़ी हो गई। हरीश ने उसे इंस्पेक्टर शिवम का टेबल दिखाते हुए कहा, आप वहाँ उनके पास चले जाइए। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला गया। प्राची शिवम की टेबल की तरफ जाने लगी। उसे अपनी तरफ आते देख शिवम अपनी पीठ सीधी करके बैठ गया। प्राची के उसके पास जाते ही उसने उसे पोलाइटली कहा, प्लीज हैव अ सीट। प्राची उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आपका नाम? इंस्पेक्टर शिवम ने पूछा। प्राची अग्रवाल। प्राची ने जवाब दिया। नाइस नेम। सो मिस प्राची कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप काफी परेशान लग रही है। शिवम ने प्राची के चेहरे को भांपते हुए कहा। प्राची ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। शिवम ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, मामला क्या है? क्या कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है? आप बेझिझक बताएं। उस लड़के की मैं ऐसी हालत करूंगा कि उसका परिवार भी उसे पहचानने से इनकार कर देगा। प्राची ने कहा, जी हाँ, उस शख्स की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उसने मेरे कॉलेज के एक लड़के का मर्डर किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद करता था। सूरज की बात कहते हुए प्राची बहुत इमोशनल हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आंखों से आंसू न बहे इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। प्राची की बात सुनकर शिवम को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, आप जैसी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए एक तो क्या 100 कतल भी जायज है प्राची जी। प्राची ने अपनी नजरें उठाकर शिवम की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ कहा क्या आपने? शिवम अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखते हुए टेबल की तरफ थोड़ा सा झुका। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा, जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप चिंता न करें। उस लड़के को उसकी गुनाहों की सजा मैं बहुत अच्छे से दूंगा। कोर्ट में पेश करने से पहले उसे लॉकअप में ऐसे 3rd डिग्री टॉर्चर दूंगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगेगा। प्राची ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। शिवम ने टेबल के कॉलम में रखे रजिस्टर को लिया। उसने उस रजिस्टर में लिखने के लिए हाथ में पेन लेते हुए कहा, उस लड़के पर मर्डर करने के लिए आईपीसी की धारा 302 तो लगेगा ही, साथ में आपको परेशान करने के लिए आईपीसी 354 की सारी धाराएं लगा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, उसकी कार्रवाई खुद में यानी इंस्पेक्टर शिवम सिंह करेगा, उसके बचने का कोई चांस नहीं है। शिवम ने रजिस्टर को खोलते हुए पूछा, क्या नाम है उसका? प्राची ने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाया और फिर शिवम की तरफ देखते हुए कहा, करण सिंघल। जैसे ही शिवम ने प्राची के मुंह से करण का नाम सुना उसके हाथ से पेन गिर गया। उसकी आंखों में एक खौफ समाने लगा। आसपास में काम कर रहे कांस्टेबल्स जिन्होंने प्राची की जबान से करण सिंघल का नाम सुना, वो सब प्राची की तरफ देखने लगे। उन सबकी शक्लों पर भी खौफ दिखने लगा था। शिवम ने खुद को संभालते हुए कहा, आपका मतलब सिंघल टेक्सटाइल्स के मालिक करण सिंघल? प्राची ने कहा, हाँ, 2 दिन पहले कॉलेज में उसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया था। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे धमकाना शुरू किया। इन सब के बावजूद भी जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अपना खौफ दिखाने के लिए सूरज की लाश को मेरे कदमों के सामने फिकवाया। उसने सबके सामने ये कबूल किया है कि उसने ही सूरज का मर्डर किया है। आप प्लीज जल्द अरेस्ट कर लीजिए। उसने बहुत ही बेदर्दी से था। आंखें दोबारा नम हो गई। वहीं पर खड़े हेड कांस्टेबल को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया जिसे वो कांस्टेबल भली भांति समझ गया। बिना वक्त गवाए वो तुरंत ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया। शिवम ने प्राची से कहा, प्राची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कंप्लेन के तहत पूरी कार्रवाई करूंगा। उधर शिवम प्राची को झूठा आश्वासन दे रहा था और इधर शिवम के इशारे पर हेड कांस्टेबल ऊपरी मंजिल पर इंस्पेक्टर और कमिश्नर के मीटिंग रूम के पास पहुंच गया था। उसने कमरे के बाहर खड़े मुझे कमिश्नर सर से बात करनी है। बाहर खड़े कांस्टेबल ने कहा, अंदर बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। हेड कांस्टेबल ने कहा, बहुत जरूरी है, ऐसे कहो मुझे उनके बारे में एक जरूरी बात करनी है। करण सिंघल का नाम सुनते ही वो कांस्टेबल तुरंत ही अंदर कमरे में चला गया। अंदर कमिश्नर को उसने हेड कांस्टेबल के आने के कारण के बारे में बताया। करण सिंघल का नाम सुनकर कमिश्नर ने तुरंत ही हेड कांस्टेबल को अंदर बुलाया। हेड कांस्टेबल अंदर गया। उसने इंस्पेक्टर और कमिश्नर को सैल्यूट किया। उसके बाद उसने अपना बात कहना शुरू किया। सर नीचे एक लड़की आई है, सिंघल के खिलाफ FIR लिखवाना चाहती है। मर्डर का है। मैंने कहा, इसमें नई बात, करण सिंघल मर्डर करता रहता है। हाँ, जरूर है कि किसी ने पहली बार खड़े होने की बेवकूफी।
करण सिंघल के खिलाफ खड़े होने का नतीजा उस लड़की को अच्छे से समझा। इतना कहकर बस इंस्पेक्टर से बात करने लगा। हे, इन दोनों को टोकते हुए, सर मामला सिर्फ यही नहीं है। कमिश्नर और इंस्पेक्टर दोबारा बल की तरफ। हेड कांस्टेबल ये है कि करण सिंघल उस है और उसी के कॉलेज के लड़के का मदद किया है। कमिश्नर ने हैरान होकर पूछा, यू मीन करण सिंघल को पसंद करता है, वो खिलाफ कंप्लेंट है? जी सर, हेड जवाब दिया। तभी कमिश्नर के सामने बैठे हुए इंस्पेक्टर ने कहा, सर ये मैटर थोड़ा स्ट्रेंज है, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से कहा, यू आर राइट, हम उस लड़के को यहाँ से ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं। आफ्टर ऑल ये मैटर करण सिंघल से रिलेटेड है, एंड अगर उस लड़के को करण सिंघल सच में पसंद करता है तो हम उस लड़की को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना कहकर कमिश्नर चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने हेड कांस्टेबल से कहा, तुम एक काम करो, उस लड़की को किसी बहाने से यही रोक कर रखो, जब तक मैं न कहूँ उसे जाने मत देना। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमने उसे क्यों रोक कर रखा है। और सब इंस्पेक्टर शिवम को यहाँ भेजो। ओके सर, हेड कांस्टेबल ने कहा और सैल्यूट करने के बाद वहां से चला गया। कमरे में बैठे इंस्पेक्टर और कमिश्नर काफी गंभीर दिख रहे थे। इंस्पेक्टर ने उसी गंभीर भाव में कमिश्नर से कहा, सर अब हमें क्या करना चाहिए? ये मैटर करण सिंघल से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यूं ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर की बात में हामी भरते हुए कहा, तुमने सही कहा, यहाँ बात करण सिंघल की है, इसलिए अब हमें इस मैटर को खुद करण सिंघल को हैंडल करने देना चाहिए। इतना कहकर कमिश्नर ने अपना मोबाइल फोन अपने पॉकेट से निकाल लिया। उसने किसी को कॉल किया। कुछ रिंग होने के बाद किसी ने कॉल पिक किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ, कमिश्नर ने कहा, हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर करण सिंघल? इधर प्राची चुपचाप सब इंस्पेक्टर शिवम के सामने बैठी हुई थी। शिवम ने उसे थोड़ी देर बैठने को कहा और खुद किसी और केस की फाइल में बिजी होने का नाटक करने लगा। केस की फाइल को पढ़ने का नाटक करते हुए वह बीच बीच में प्राची को देख लिया करता था। भले ही उसे अब यह मालूम हो गया था कि करण सिंघल की नजर प्राची पर थी, फिर भी वह खुद को प्राची की खूबसूरती निहारने से रोक नहीं पा रहा था। पुलिस स्टेशन में आए आम जनता को छोड़कर सभी कर्मचारियों को प्राची के यहाँ आने के कारण के बारे में पता चला। करण सिंघल के नाम से उन सभी लोगों के दिलों में दहशत सी फैल गई। हेड कांस्टेबल शिवम के पास आया। ऊपर कमरे में हुई सारी बातचीत को उसने शिवम के कान में कही। जैसे ही शिवम ने सुना कि कमिश्नर सर ने उसे बुलाया है, वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने प्राची से कहा, मिस प्राची आप यही मेरा वेट कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। आप कहीं जाएगा नहीं, इस केस पर अभी डिस्कशन करना बाकी है। प्राची ने सिर हिलाकर हामी भर दी। शिवम वहां से चला गया। शिवम को गए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। प्राची को काफी देर से प्यास लग रही थी। सभी लोगों को काम में व्यस्त देखकर उसने किसी से पानी मांगना सही नहीं समझा, लेकिन अब उससे अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसने देखा कि पहले वह जिस बेंच पर बैठी हुई थी उसी बेंच से थोड़ी दूर पर पानी का फिल्टर लगा हुआ था। वह उठकर उस फिल्टर के पास गई और वहीं पर रखी ग्लास में पानी भरकर पीने लगी। पानी पीते ही उसके गले को राहत मिली। इंस्पेक्टर शिवम का टेबल स्टेशन में थोड़ा अंदर की तरफ था। काफी देर से वहां बैठे रहने के कारण प्राची को थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए पानी पीने के बाद प्राची ने सोचा कि दरवाजे के पास जाकर थोड़ी ताजी हवा ले ले। हाथ में पकड़े हुए ग्लास को उसने वापस उसकी जगह पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इधर प्राची दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और उधर से कांस्टेबल हरीश कुछ लड़कों को अंदर लेकर आ रहे थे। ये वही लड़के थे जिनकी कंप्लेन कुछ समय पहले दो लड़कियों ने सब इंस्पेक्टर शिवम से की थी और शिवम के कहने पर हरीश जिन्हें अरेस्ट करने गया था। उन लड़कों के माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं थी। और हो भी क्यों, उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि उनकी रिहाई थोड़ी सी रिश्वत देने पर पक्की थी। उन लड़कों से कुछ कदम पीछे चलकर वो दोनों लड़कियां भी अंदर आ रही थी जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी। अंदर आते ही वो दोनों तुरंत दूसरी तरफ चली गई। भले ही वह लड़के अरेस्ट हो गए थे, पर उनके बेखौफ अंदाज को देखकर वह दोनों खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। जैसे ही उन चारों लड़कों की नजर सामने से आ रही प्राची पर पड़ी, वैसे ही वह सब उसकी खूबसूरती देख भौचक्का रह गए। उनमें से एक लड़के ने धीरे से अपने साथ चल रहे दूसरे लड़के से कहा, भाई कसम से क्या गजब की खूबसूरत लड़की है, हम लोग बेकार में ही अपना टाइम उन दोनों लड़कियों पर बर्बाद कर रहे थे, असली आइटम तो इधर है। दूसरे लड़के ने कहा, हाँ यार, इसे देखकर सच में मेरे हाथ खुद को रोक नहीं पा रहे, काश एक बार में इसके कोमल बदन को छू पाता। पहले लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात, तेरी ये तमन्ना मैं अभी पूरी के देता हूँ, तू एक काम कर, मेरे इस साइड आ जा और मुझसे थोड़ा पीछे चल। उस दूसरे लड़के ने ठीक वैसा ही किया। प्राची उनसे बस कुछ कदम की दूरी पर थी। जैसे ही प्राची उनके बगल से गुजरने को हुई, वैसे ही पहले लड़के ने अपना एक टांग प्राची के पैरों के सामने कर दिया, जिससे प्राची के कदम लड़खड़ा गए। पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। प्राची को अपने टांग से गिराते समय उस लड़के ने प्राची का दुपट्टा पकड़ लिया था। प्राची के लड़खड़ाते ही दूसरे लड़के ने मौके का फायदा उठाते हुए प्राची की कमर पर रख दिया। उस लड़के की छुअन से प्राची का शरीर और भी ज्यादा झटक गया, जिसकी वजह से वह बहुत जोरों से मुंह के बल गिरने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि प्राची गिरती, किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। प्राची का सिर उस शख्स के सीने से जा टकराया जिसने उसे थामा हुआ था। अचानक से हुए इस बदतमीजी से प्राची दंग थी। वह हैरान थी कि पुलिस स्टेशन में किसी ने उसके साथ ऐसी बदतमीजी की। अपने मन को शांत करते हुए प्राची ने उस शख्स को शुक्रिया कहना चाहा जिसने उसे गिरने से बचाया था। थैंक यू सो। प्राची के शब्द उसके गले में ही अटक गए जब उसने अपना सिर उठाकर खुद को संभालने वाले शख्स की तरफ देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर प्राची जहां खड़ी थी वहीं पर उसके कदम जम से गए। मुश्किल से उसकी जबान से बस एक ही शब्द निकला, करण। करण के पुलिस स्टेशन में कदम रखने के बाद से ही पूरे स्टेशन में सन्नाटा सा फैल गया था। हर कोई जहां खड़ा था वहीं पर उनके कदम ठहर गए थे। किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं की। वही अपने सामने करण को देखकर प्राची हैरान थी। वह अभी भी करण की बाहों में थी। करण ने एक हाथ से प्राची के कंधे को पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। इस वक्त करण के दिमाग में क्या चल रहा था ये बताना बहुत ही मुश्किल था। उसके चेहरे पर अनेक भाव दिख रहे थे। जहाँ उस चेहरे पर प्राची के लिए फिक्र दिख रही थी, वहीं उस फिक्र के साथ एक अलग सी आग भी दिख रही थी। तुम ठीक हो? करण ने प्राची से पूछा। करण की आवाज सुनते ही प्राची को होश आया कि वो करण की बाहों में है। उस जवाब दिए करण के दोनों हाथों को खुद से दूर झटक दिया। इस हरकत से करण के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई।
उसकी स्माइल देख के प्राची ने अपनी नजर उससे हटा ली और कुछ कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। करण ने अपनी नजर प्राची से हटाकर उन लड़कों की तरफ की। उन लड़कों को देखते ही करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके गुस्से को देखते ही उन लड़कों ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। उन्हें प्राची और करण के मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि इस वक्त जो उनके सामने खड़ा था वह अपने आप में जीता जागता मौत का देवता था, जो कब किसे और क्यों मौत के घाट उतार दे ये कोई नहीं समझ सकता। इसलिए वो लोग ऐसी कोई गलत नहीं की नजरें नीचे कर ली। उन्हें प्राची और करण के मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि इस वक्त जो उनके सामने खड़ा था वह अपने आप में जीता जागता मौत का देवता था, जो कब किसे और क्यों मौत के घाट उतार दे ये कोई नहीं समझ सकता। इसलिए वो लोग ऐसी कोई गलत नहीं करना चाहते थे जिनसे करण को उन पर गुस्सा आ जाए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि गलती तो अब उनसे हो चुकी थी और वह भी बहुत बड़ी। करण की नजर उनमें से एक लड़के के हाथ पर पड़ी जिसने प्राची का दुपट्टा पकड़कर रखा हुआ था। करण के साथ नील और दो बॉडीगार्ड्स भी जो कि करण के पीछे खड़े थे। नील ने भी उस लड़के के हाथ में दुपट्टा देखा। दुपट्टे को देखते ही वह समझ गया कि अब उसे क्या करना है। वह उन लड़कों के पास गया। उन लड़कों ने घबराते हुए नील की तरफ देखा। नील ने बड़े कैजुअल तरीके से उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया जिसने दुपट्टा पकड़ा हुआ था और उससे दुपट्टा देने का इशारा किया। उस लड़के ने तुरंत नील को दुपट्टा दे दिया। दुपट्टा लेते ही नील के चेहरे पर एवी स्माइल आ गई। उसने धीमी आवाज में उन लड़कों से कहा, नाउ द रियल फन विल बिगिन। आज जो तुम लोगों के साथ होगा उसे देखकर मुझे बड़ा ही मजा आने वाला है। उसकी बात सुनकर वो लड़के डर गए। बब्बत सर, उनमें से एक लड़के ने नील से कुछ कहना चाहा पर नील उसकी बात बिना सुने करण के पास चला गया। करण उन लड़कों का क्या हाल करने वाला है ये सोचकर नील अंदर से बड़ा खुश था। उसे मार पिटाई और खून खराबा करने और देखने में बड़ा मजा आता था। और यही कारण था कि करण की गैंग का वह बहुत ही खतरनाक आदमी था। नील ने करण को दुपट्टा दिया और वापस उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। करण ने उन लड़कों को भूना बंद किया। उसने दुपट्टे की तरफ देखा और फिर प्राची की तरफ। प्राची इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि करण का यहाँ पुलिस स्टेशन में आना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और। कहीं करण उस पर नजर तो नहीं रखवा रहा। प्राची अभी अपने सवालों का जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी करण उसके करीब आया। करण को अपने करीब महसूस करते ही प्राची अपनी सोच से बाहर निकली। उसने करण के हाथ में अपना दुपट्टा देखा। इससे पहले कि प्राची दुपट्टा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती, करण ने खुद उसे दुपट्टा उड़ा दिया। करण के इस बिहेवियर से प्राची हैरान हो गई। उसने करण जैसे इंसान से ऐसी चीज की उम्मीद कभी नहीं की थी। लेकिन प्राची की हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई जब उसने करण की बात सुनी। करण प्राची के कंधे पर उसके दुपट्टे को ठीक करते हुए उसके कान की तरफ झुका। उसने धीमी आवाज में प्राची से कहा, अपने दुपट्टे को संभाल कर रखो स्वीट हार्ट। इसे सिर्फ मेरे सामने उतरने का हक है। करण की यह बात सुनकर प्राची की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने करण के सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर किया। लेकिन करण के मजबूत शरीर के सामने प्राची की ताकत कुछ भी नहीं थी। नतीजन प्राची के धक्का देने से करण उससे बस 2 कदम ही पीछे हटा। प्राची ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। डोंट यू डेयर टू टच मी। प्राची की बात पर करण ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। गुस्से में निखरी हुई प्राची की खूबसूरती करण को सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। प्राची ने अपने दुपट्टे को ठीक किया। उसे उन लड़कों की हरकत के बारे में सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उन लड़कों की तरफ मुड़ी। वो लड़के अपनी नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़े थे। करण के आने के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ उससे वो लोग ये तो समझ ही गए थे कि प्राची कोई साधारण लड़की नहीं थी जिससे बदतमीजी करके वो बच जाएंगे। उन्हें समझा गया था कि अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। और इसी डर के कारण वो लोग अंदर से बुरी तरह घबराए हुए थे। प्राची उनके पास गई। प्राची के उनके पास जाते ही वह लोग सहम गए। प्राची इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। पहली वजह इन लड़कों की बदतमीजी थी और दूसरी वजह खुद करण था। प्राची ने उन लड़कों से गुस्से से गुर्राते हुए पूछा, तुम में से किसने मुझे छूने की बदतमीजी की थी? प्राची के सवाल से वो लड़के सकप्पा से गए। जिस लड़के ने उसकी कमर पर हाथ रखा था उसकी आंखें डर के मारे फड़फड़ाने लगी। प्राची ने उसके चेहरे के हाव भाव को नोटिस किया। उसे उस लड़के पर शक हुआ। उसने उससे पूछा, तुम ही थे ना? उस लड़के ने एक नजर प्राची को देखा और फिर उससे नजरें चुराने लगा। प्राची को पूरा यकीन हो गया कि वो वही लड़का था जिसने उसकी कमर को छुआ था। प्राची को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही प्राची ने उस लड़के को थप्पड़ मारा करण की आंखें चमक गई। उसे प्राची का ये रूप बड़ा पसंद था। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे स्टेशन में सुनाई दे रही थी। प्राची ने कहा, जब बेशर्मी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई तो कबूल करने में हिचकिचाहट क्यों? अब क्यों अपनी नजरें झुकाए हुए हो? उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपना सिर नीचे झुके हुए खड़ा था। उसका गाल प्राची के थप्पड़ के कारण लाल हो चुका था। प्राची ने उनके पास ही खड़े कांस्टेबल हरीश से पूछा, ये लोग यहाँ किस जुर्म में आए हैं? हरीश ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, वो छेड़खानी का केस है। ये लोग काफी दिनों से उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे थे। हरीश ने कोने में खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ इशारा किया। प्राची ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और फिर उन लड़कों से बोली, पहले से ही छेड़खानी के इल्जाम में अरेस्ट हुए हो पर फिर भी बेशर्मी गई नहीं तुम लोगों की। पुलिस स्टेशन में खड़े होकर किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत तुम लोगों में ऐसे ही नहीं आ सकती। जरूर तुम सब भी इसी की तरह गैंगस्टर बैकग्राउंड से होगे। प्राची ने करण की तरफ देखते हुए कहा, आउच, इट हर्ट्स। करण ने धीमी आवाज में सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा। प्राची ने कहा, उन लड़कियों ने तो तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन ही किया है। अब एक कंप्लेन मैं भी करूंगी। करण प्राची के पास आया। उसने प्राची से कहा, बस स्वीटहार्ट, इतना भी गुस्सा मत करो। एंड डोंट वरी अबाउट देम। इनकी सजा इन्हें अच्छे से मिल जाएगी। मैं हूँ ना, इन्हें क्या सजा देना है वह मैं अच्छे से जानता हूँ। प्राची करण की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओह रियली? और इन्हें क्या सजा देना है ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा करण स्वीटहार्ट। तुमसे जुड़ी हर चीज का डिसीजन लेने का हक मुझे है। प्राची ने कहा, हक माय फुट। मेरे बारे में डिसीजन लेना तो छोड़ो, तुम्हें इस मैटर के बीच में भी आने का हक नहीं है। इन्होंने तो मुझे सिर्फ छेड़ा था पर तुमने तुमने तो मुझे इनसे भी ज्यादा परेशान करके रखा है। तुम्हारे कारण मेरा चैन से जीना मुश्किल हो चुका है।
तरन ने कहा, लगता है मैंने तुम्हारा चैन चुरा लिया है मेरी जान। यूं प्राची ने उसे कुछ कहना चाहा पर करण ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, वेट अ मिनट स्वीट हार्ट। प्राची को रोकते हुए करण ने उन लड़कों की तरफ देखा। उनको देखते ही करण का खून वापस खोल उठा। उसने नील से कहा, फिलहाल के लिए इन चारों को एक कोने में बैठा कर रखो। और हाँ, ध्यान रहे इनमें से एक की भी नजर मेरी प्राची पर न पड़े। अगर इनमें से एक ने भी गलती से भी प्राची को देखने की कोशिश की तो उसी वक्त इन चारों की आंखें निकला लेना। तरन की यह बात सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर किसी ने अपनी नजरें तुरंत नीचे कर ली। किसी ने भी प्राची की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। नील उन चारों को एक कोने में ले गया। चारों सिर नीचे किए घुटने के बल बैठ गए। उनकी हालत अंदर से बहुत खराब थी। वो सभी बहुत बुरी तरह से डेरे हुए थे। प्राची ने उन लड़कों की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं करण उनके साथ भी वही न करे जो उसने सूरज के साथ किया था। जब करण ने देखा कि प्राची उन लड़कों को देख रही थी तब उसने तुरंत अपने हाथ से प्राची के चेहरे को अपनी तरफ किया। उसने कहा, तुमने उन्हें बहुत घूर लिया। अब तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। प्राची ने तुरंत उसका हाथ झटका दिया। उसने करण से कहा, इन्हें छोड़ दो। इनको सजा देने के लिए पुलिस है। करण ने सीरियस होते हुए कहा, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी भरपाई तो इन्हें करनी ही होगी। प्राची ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है। छोड़ दो इन्हें। क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी गिल्ट नहीं है सूरज को मारने? शुश। करण ने प्राची के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप कराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, एकदम चुप। उसका नाम अपनी जबान से लेने का सोचना भी मत। प्राची ने उसकी उंगली को अपने होठों से दूर झटक दिया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो करण। करण ने उसे अपने और भी करीब खींचते हुए कहा, एग्जैक्टली, सिर्फ यही नाम करण। तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, करण। करण की पकड़ प्राची के हाथ पर इतनी मजबूत थी कि उस पकड़ के कारण प्राची को तकलीफ होने लगी। प्राची ने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा। करण ने प्राची का हाथ नहीं छोड़ा। उसने प्राची की तरफ देखते हुए ही ऊंची आवाज में कहा, अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ खड़े तुम सभी कॉमनर्स पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं गए देन ट्रस्ट मी तुम सबकी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। जैसे ही करण ने यह बात कही वहां पर खड़े सभी आम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर भागने लगे। प्राची उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। करण का खौफ उन लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन खाली हो गया। अब वहां प्राची, करण, नील और उसके 2 बॉडीगार्ड्स के अलावा वह 4 लड़के और 10-15 पुलिस कर्मचारी ही मौजूद थे। प्राची ने सभी पुलिस वालों की तरफ देखा। सभी अपना सिर नीचे किए खड़े थे। प्राची ने उन सभी से कहा, आप सब सिर झुकाए खड़े क्यों हैं? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हो रहा है? आप सब चुपचाप खड़े होकर यह सब कैसे देख सकते हैं? प्राची की बात सुनकर करण हंसने लगा। उसने प्राची का हाथ छोड़ दिया। प्राची हैरान होकर करण को हंसते हुए देख रही थी। करण कांस्टेबल हरीश के पास गया। करण को अपने पास देखकर हरीश बुरी तरह डर गया। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा मेरे पुतलों से सवाल करना बेकार है प्राची। ये तभी कुछ बोलेंगे जब मैं चाहूंगा। प्राची ने कहा, तुम्हें बड़ा घमंड है न अपनी पावर का। बट तुम्हारा यह पावर बेकार है। तुम अरेस्ट होकर रहोगे। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी। करण ने कहा, और मुझे अरेस्ट करेगा कौन? करण के सवाल से प्राची चुप हो गई। उसने उन पुलिस वालों की तरफ देखा। वो लोग अभी भी डरे हुए खड़े थे। प्राची को उनसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। करण ने अपनी गन निकालते हुए प्राची से कहा, खैर स्वीट हार्ट, तुम आराम से सोचो कि मुझे अरेस्ट कैसे करवाओगी। तब तक मैं अपना एक काम निपटा लेता हूँ। प्राची ने करण के हाथ में गन देखी। करण उन लड़कों के पास जा रहा था। प्राची को अपना डर सच होते हुए दिख रहा था। उसने करण को पुकारते हुए कहा, करण प्लीज डोंट। जैसे ही करण ने पलटकर प्राची की तरफ देखा प्राची आगे कुछ नहीं बोल पाई। करण की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसने प्राची को घूरते हुए कहा, जहाँ खड़ी हो वहां से हिलने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी गलती की सजा दूसरों को मिलेगी। अपनी बात कहकर करण उन लड़कों के पास गया। प्राची चुपचाप खड़ी थी। वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी क्योंकि वह अब तक इतना तो समझ ही गई थी कि करण जो कहता था उसे करके भी दिखाता था। करण ने उन लड़कों से कहा, खड़े हो जाओ। वह लड़के तुरंत खड़े हो गए। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह करण की आंखों में देख सके। करण ने उन चारों को गौर से देखा।
उसकी नजरें उस लड़के पर आकर टिक गई जिसने प्राची की कमर को छुआ था। जब उस लड़के ने प्राची के साथ वह हरकत की थी तब तक करण भी पुलिस स्टेशन में आ चुका था। पुलिस स्टेशन में आते ही उसकी नजर प्राची पर पड़ी थी और वह उसके पास ही आ रहा था जब प्राची के साथ छेड़खानी हुई थी। करण की आंखों के सामने वापस वही सब दृश्य चलने लगा। उसकी आंखों में अंगारा दिखाई दे रहा था। उसका खून खौल उठा। उसने उस लड़के की कलाई पकड़ ली और उसकी हथेली को घुरते हुए बोला, अपने इसी गंदे हाथ से तूने मेरी प्राची को छुआ था ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू टू टच माई प्राची? करण ने उस पर चिखते हुए उसकी हथेली के बीचों बीच शूट कर दिया। ये देखकर प्राची की सांसें अटक गई। उसने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह दबा लिया जिससे उसकी चीख न निकले। वो लड़का दर्द से चीख पड़ा। उसकी हथेली का खून करण के भी हाथ में लग गया। कुछ खून के छींटे उसकी सफेद सूट पर भी पड़ गई थी। करण ने डार्क ब्लू जीन्स, लाइट ब्लू टी शर्ट और व्हाइट सूट पहना हुआ था। उसने उस लड़के को घूरते हुए नील की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, नाइफ। उनमें से 3 लड़कों ने हाथ जोड़ते हुए करण से माफी मांगना शुरू कर दिया और चौथा लड़का अपना हाथ पकड़े दर्द से करहा रहा था। नील ने करण को चाकू दे दिया। करण चाकू लेकर वापस उस लड़के के करीब गया जिसके हाथ पर उसने शूट किया था। वो लड़का दर्द से करहाते हुए बोला, सर प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। करण ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए उसकी गाल पर चाकू फिरोते हुए कहा, कुछ करने के लिए जिंदा बचना भी तो जरूरी है। ये सुनकर बाकी के 3 लड़के डर के मारे सूंघ पड़ गए और यह चौथा लड़का रोते हुए करण से माफी मांगने लगा। लेकिन करण को उन पर कोई दया नहीं आ रही थी। इसी गाल पर प्राची ने तुझे थप्पड़ मारा था ना? करण ने उस लड़के के गाल को देखते हुए कहा। प्राची के थप्पड़ मारने के कारण उस लड़के के गाल पर प्राची की उंगलियों का छाप पड़ गया था। करण उस छाप को देखते हुए बोला, प्राची ने तुझे थप्पड़ मारा तेरी बदतमीजी के कारण, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तेरे इस गाल पर उसकी उंगलियों की छाप से मुझे प्रॉब्लम है। इतना कहकर करण धीरे धीरे उसकी गाल पर चाकू से लकीरें खींचने लगा। वो लड़का दर्द से छटपटाने लगा। करण के दोनों बॉडीगार्ड्स ने उस लड़के को दोनों तरफ से पकड़ लिया। वो लड़का चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। प्राची से उस लड़के की चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाए और करण से बोली, करण प्लीज उसे छोड़ दो। जैसे ही प्राची ने यह बात कही करण चाकू को उस लड़के के गाल में गड़ाते हुए लकीर खींचने लगा। उस लड़के की चीखें और भी तेज ही गई। प्राची ने फिर कहा, प्लीज करण रुक जाओ, जाने दो उसे। प्राची की बात सुनकर करण ने चाकू को उसके गाल में और भी ज्यादा धंसा दिया। उस लड़के की चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही थी। नीचे के हंगामों को सुनकर कमिश्नर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तीनों नीचे आ गए। प्राची की नजर अभी उन पर नहीं पड़ी थी। करण ने उस लड़के के गाल से चाकू को हटा लिया। उस लड़के का दर्द के मारे बुरा हाल हो चुका था। प्राची उस लड़के की शक्ल की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उस लड़के के पूरे गाल पर चाकू के निशान थे। कई जगहों के मांस अंदर धंस गए थे। उसका पूरा गाल खून से सन चुका था। प्राची को समझ नहीं आ रहा था कि वह करण को कैसे रोके। वह कोई तरीका ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर सब इंस्पेक्टर शिवम और उसके साथ खड़े 2 पुलिस कर्मचारी पर पड़ी। प्राची ने उनकी वर्दी पर लगा टैग देखा। उनमें से एक टैग पर कमिश्नर लिखा हुआ था और दूसरे पर इंस्पेक्टर। प्राची तुरंत उनके पास गई। उसने कमिश्नर से कहा, सर प्लीज उसे रोकिए, वह उनकी जान ले लेगा। प्लीज अरेस्ट हिम। जैसे ही करण को प्राची की आवाज सुनाई दी उसने पीछे की तरफ देखा। करण के पीछे देखते ही कमिश्नर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सहम कर खड़े हो गए। कमिश्नर ने झिझक कर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम मिस्टर करण। कमिश्नर की बात सुनकर प्राची हैरान हो गई। करण ने कमिश्नर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस पलटकर उन लड़कों की तरफ घूरने लगा। करण उस लड़के के पास गया जिसने प्राची का दुपट्टा पकड़ा था। वो लड़का करण को अपने पास देखकर पसीने से भीग चुका था। इससे पहले कि करण कुछ कहता वो लड़का करण की कदमों में झुककर उससे माफी मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मैडम का दुपट्टा पकड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। करण ने उसका गला पकड़कर उसे बेरहमी से खड़ा किया। उसने अपना दांत पीसते हुए कहा, ये सब तुझे उसके दुपट्टे को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आज तुम सबके जरिए पूरी दिल्ली को ये चेतावनी मिलेगी कि जो भी प्राची की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसे करण सिंघल का सामना करना पड़ेगा।
करण ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर चाकू गड़ाकर लकीरें खींचने लगा। वो लड़का दर्द से चीखने लगा पर करण को उसकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्राची ने कमिश्नर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या अब भी आप मोम के पुतले की तरह चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? प्लीज डू समथिंग। वो आदमी आपके ही पुलिस स्टेशन में आकर आपके ही सामने क्राइम कर रहा है और आप शांत हैं। कमिश्नर ने प्राची से कहा, मिस्टर करण यहाँ खुद नहीं आए हैं। मैंने ही कॉल करके आपके यहाँ आने के बारे में उन्हें बताया था। ये सुनकर मानो प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे यह जानकर धक्का सा लगा कि जिन लोगों को आम जनता की रक्षा करनी चाहिए वो लोग किसी गैंगस्टर की चमचागिरी कर रहे हैं। प्राची ने सख्त आवाज में कहा, आप कमिश्नर होकर किसी क्रिमिनल का साथ कैसे दे सकते हैं? आपकी ड्यूटी है सिटिजन्स की मदद करना, न कि इन क्रिमिनल्स की। करण जैसे क्रिमिनल को अरेस्ट करने की जगह आप उसका साथ दे रहे हैं। कमिश्नर ने प्राची को जवाब दिया, क्योंकि जो करण सिंघल का साथ नहीं देता वह उसका दुश्मन बन जाता है और करण सिंघल से दुश्मनी करने की हिम्मत मुझमें तो क्या पूरी दिल्ली के किसी मिनिस्टर तक में नहीं है। प्राची को वह बात याद आई जब नव्या ने उसे बताया था कि पुलिस हो या पॉलिटिशियन सब करण सिंघल की जेब में है। और आज जो यहाँ हो रहा था उसे देखकर प्राची को नव्या की बात सच लग रही थी। कमिश्नर की बात सुनकर प्राची को समझ आ गया था कि यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब जो भी करना है उसे खुद ही करना होगा। उसने करण की तरफ देखा। करण ने उस लड़के के हाथ का बुरा हाल कर दिया था। उसने उस लड़के का हाथ छोड़ दिया। लड़का हाथ पकड़े रो रहा था। करण ने खून से लथपथ चाकू को अपने चेहरे के सामने करके देखा और फिर उस लड़के के पेट पर वार करने के लिए चाकू को आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक प्राची ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। करण प्लीज स्टॉप, प्राची ने करण को रोकते हुए कहा। प्राची ने खुद आकर उसका हाथ पकड़ा है, ये देखकर करण रुक गया। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा जहाँ प्राची ने उसे पकड़कर रखा था। जब प्राची ने यह बात नोटिस की तब उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। करण को होश आया और वो प्राची की तरफ देखने लगा। प्लीज इन लोगों को छोड़ दो, प्राची ने कहा। प्राची की बात सुनकर करण को वापस गुस्सा आ गया। उसने अपने खून से सने हाथ से प्राची का हाथ जोर से पकड़ा। प्राची के मुंह से दर्द के मारे आह निकल गई। करण ने प्राची पर गुर्राते हुए कहा, तुम्हें इनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। प्राची ने किसी तरह दर्द को सहते हुए कहा, मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर किसी को उसकी गुनाहों के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और जो तुम इन लोगों के साथ कर रहे हो वो उनकी सही सजा नहीं है। करण ने प्राची का हाथ झटक दिया। वो बड़े ही गुस्से में उसके चेहरे के करीब गया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं इन्हें ऐसे वो छोड़ दूं? इनका गुनाह इतना भी छोटा नहीं है जो मैं इन्हें बख्श दूं। प्राची ने करण के चेहरे से दूर होते हुए कहा, मैं कब से तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें कोई हक नहीं है इन्हें सजा देने का। अगर इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए तो तुम्हें क्यों नहीं? तुमने तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी उजारी होगी। अगर यह ऐसी सजा के हकदार है तो तुम क्यों नहीं? हालत देखो इन दोनों की, क्या हाल बना दिया है तुमने इन दोनों का। इतने बेदर्द कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? हाउ कैन यू बी सो मर्सीलेस? करण ने प्राची पर चिल्लाते हुए कहा, यस आई एम मर्सीलेस। करण सिंघल को किसी पर दया नहीं आती, और अगर बात तुम्हारी हो तो बिल्कुल भी नहीं। एक अंधे